एक क्वेश्चन है, किसी ने भेजा है ऑनलाइन ये। आपकी एक देशना में एक साधक अपनी अनुभूतियों का विवरण दे रहे थे। उन्हें सुनते हुए मेरे भीतर एक ईर्ष्या का भाव जागा कि मुझे ऐसी अनुभूति क्यों नहीं हुई। जब मुझे ये जलनशील होने का एहसास हुआ तो बहुत ग्लानि हुई कि कोई आगे बढ़ रहा है, इसमें तो खुशी होनी चाहिए अगले व्यक्ति के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी साधना पथ में ईर्ष्या का भाव आता है, इसे निजात कैसे पाऊं? ये प्रश्न है, इस प्रश्न में बहुत सारी गहरी बातें हैं। पहली बात तो यह है, ईर्ष्या का जो अनुभव है वो सांसारिक अनुभव है। ईर्ष्या का अनुभव सांसारिक अनुभव है, और सांसारिक अनुभव यदि साधना के जगत में घट रहा है, इसका क्या मायने हुआ? साधना के जगत में तो हम यह सुनते आए हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, है ना? सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। यह साधक के लिए प्राथमिक जरूरत है कि वह सबके कल्याण के बारे में विचार करे। यहाँ देखते हैं कि जिसे वह परम अनुभूति उपलब्ध होती है तो वह जो है बांटता है। उलीच उलीच के बांटता है, वो बांटता है तो वह लगातार बांटता रहता है, रुकता नहीं है। और साधना में प्राथमिक रूप से सीखने की जरूरत है कि सबकी मंगल कामना, एक ध्यान विधि दी है ना, मंगल कामना, हाँ, क्षमा याचना मंगल कामना, कि मंगल कामना जो है ये प्राथमिक है साधक के लिए, कि सबके लिए मंगल की कामना करे। और यही मंगल कामना का जब विकास होगा तो उसका विकास ही साधना का विकास है। प्रेम क्या है? प्रेम मंगल कामना का ही तो रूप है। प्रेम तो वही है ना कि हम दूसरों का अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, सबका कुशल क्षेम चाहते हैं, वो प्रेम है। और प्रेम ही परमात्मा है, यह भी हमने सुना है ना? मतलब यह है कि दूसरों की मंगल कामना है, दूसरों के अच्छे की कामना है, तो वह साधना धीरे धीरे आगे जाएगी, विकसित होगी। यदि ईर्ष्या का भाव है तो अपने आप को झकझोर लेना चाहिए, अपने आप को झकझोर लेना चाहिए। ईर्ष्या तो सांसारिक लक्षण है। संसार में संसाधन सीमित हैं, सीमित ही होते हैं। धन सीमित है, पद प्रभाव, सबकी कुछ सीमाएं हैं। तो संसार में ईर्ष्या करनी पड़ती है, छीन झपट करनी पड़ती है, तब जाकर बात बनती है ना? और यह तो अलग जगत है, पराभौतिक जगत है, मेटाफिजिकल वर्ल्ड है।
इहलोक नहीं है, यह परलोक से जोड़ने वाली बात है। वहां अनंत है, असीम है। वहां जो बांटता है वो परेशान रहता है, क्योंकि जितना बांटता है उससे ज़्यादा फिर उसे मिल जाता है। जितना बांटता है उससे उलीझता जाता है और भरता जाता है। तो प्रेम ऐसी चीज है जो जितना बढ़ता है उतना बढ़ता है, घटता नहीं। यहाँ घटती का कोई सिस्टम नहीं है। प्रेम एक बांटा जाता है वह नकली प्रेम होगा, एक बढ़ता है वह असली प्रेम होगा। जो बढ़ता है वह असली प्रेम होगा। बांटा जाएगा तो उसमें हिसाब किताब हो जाएगा ना, किसको बांटना, किसको नहीं बांटना, कम बांटना, ज़्यादा बांटना। वह प्रेम नहीं होगा। प्रेम बढ़ता है। प्रेम एक अवस्था है। अंधा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे, है ना। बड़े हिसाब किताब से बांटता है अंधा, तो अंधा है ना। तो जहाँ प्रेम नहीं है वह चीन चीन के देगा, ठीक नहीं। और जहाँ प्रेम बढ़ता है मतलब असली प्रेम है, तो वहाँ बात पूरी हो गई। वहाँ किसी को पहचानने की जरूरत नहीं है। प्रेम बढ़ता है, वह उसकी अवस्था है। फूल खिलता है, उसकी सुगंध उड़ती है, उसके पास कोई हिसाब किताब नहीं होता है। तो यदि ईर्ष्या जाग रही है तो अपने आप को झकझोर लेना चाहिए कि अभी भीतर फ्लावरिंग नहीं हुई है, भीतर प्रेम जागा नहीं। तो क्या करना चाहिए? करना यह चाहिए अपनी मंगल कामना का विकास करना है। सबके मंगल की कामना करनी है और सबको क्षमा करना है। भगवान बुद्ध कहा करते थे अपनी सभी शिष्यों से साधना करने के बाद में कि अपनी साधना जैसे ही पूरी होती है तो अपनी साधना का पुण्य जो है बांट दो। किसे बांटो? चीन चीन के नहीं, बट जाने दो सबको। मनुष्यों को ही नहीं, जीव जंतुओं को भी, पेड़ पौधों वनस्पतियों को भी, पत्थरों को भी, रेत को, बालू को, दूसरे ग्रहों को, नक्षत्रों को, पूरे अनंत असीम विस्तार में बट जाने दो उसका पुण्य। सबको बांट दो। जब भी साधना करो उसका पुण्य बांट दो। ये बांटना सीखना बहुत जरूरी है। ये बांटना सीखना बहुत जरूरी है। बांटना पड़ेगा, क्योंकि बांटने की आदत प्राथमिक रूप से होनी चाहिए। इसलिए जो है दान भी सिखाया जाता है कि तुम्हारा मोह धन में ज़्यादा है तो धन का दान करो। दान करोगे तो पकड़ छूटेगी, बांटने की आदत बनेगी। बांटना सीखोगे तभी जो है मंगल कामना कर पाओगे। बांटना सीखोगे तभी प्रेम बटेगा। प्रेम बटेगा तभी व्यक्तित्व का विकास होगा। और व्यक्तित्व का विकास होगा तो क्या होगा? व्यष्टि डिजॉल्व हो जाएगी, विसर्जित हो जाएगी। समष्टि का उद्भव होगा। समष्टि का उद्भव होगा, व्यष्टि का विसर्जन होगा। व्यक्ति जाएगा, समष्टि का आगमन होगा, है ना। और यही तो है साधना। क्या है साधना? है व्यष्टि को विसर्जित कर देना। जो भी हमारा सेपरेशन है वह सेपरेशन विसर्जित हो जाए। अभी हम परिग्रह करते हैं। परिग्रह मेरा 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 मेरा, तो मेरे मेरे से के जोड़ से मैं की भ्रांति पैदा होती है। मैं तो कुछ है ही नहीं, लेकिन मेरा 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 के जोड़ से मैं नामक एक भ्रांत केंद्र, एक भ्रांत सत्ता, एक इल्यूजनरी बीइंग का जन्म होता है। मेरा 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 करके सेपरेशन पुष्ट होता है, मैं मजबूत होता है ना। और अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी बांट देना। बांट दोगे तो उससे क्या होगा? बांटने से विकास होगा, विस्तार होगा। यह भी मैं हूं, यह भी मैं हूं, यह भी मैं हूं, है ना। दूसरा कोई है नहीं। तो प्रेम जो है बंटना चाहिए।
बढ़ता है प्रेम, जितना बढ़ता है उतना बढ़ता है। जो वास्तविक ज्ञान है वह जितना बढ़ता है उतना बढ़ता है। तो साधना का पुण्य जो है बांट देना चाहिए, बांटने की आदत पुष्ट होगी, और जितना बांटोगे उतना मिलता है, उससे कई गुना ज़्यादा मिलता है ना। इस सृष्टि का, इस अस्तित्व का एक सहज नियम है, दला है, रित है कि जितना बांटोगे उतना मिलेगा। और इसे समझना थोड़ा मुश्किल है ना। हाइपोथेटिकल है तो समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिकल होगा तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जब प्रैक्टिकल करोगे तो उसका अनुभव आने लगेगा। इसलिए बांटना सीखना है। अगला प्रश्न आपका है। जी गुरु जी, ये 3 क्वेश्चन है लेकिन एक ही टॉपिक को कवर करते हैं। साधना का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें साधक की जो मनोदशा है, भय, प्रलोभन या और भी बहुत सारी चीज़ें उसके माइंड में रहती है, और फिर वो पॉइंट पे वो साधना स्टार्ट करता है। क्या क्या है? भय है, प्रलोभन है, एनलाइटनमेंट का प्रलोभन हो, कोई भय हो या कोई स्ट्रेस भय हो, लोभ हो, स्ट्रेस भी हो सकता है, बहुत सारी भाव दशा होती है। और उसमें वो स्टार्टिंग पॉइंट उनका बन जाता है मेडिटेशन की अवस्था में, जब वो स्टार्ट करता है कोई भी विधि। और उसमें भस्त्रिका कैसे सहाय करती है? जब साधना की किसी विधि को अप्लाई करते हैं, साधना में साधना करते हैं, इंटेंस एक साधना है, इंटेंस मेडिटेशन। उसमें जो है जिस भी विधि का हम प्रयोग करते हैं, मेथड फॉर मेडिटेशन, मेथड ऑफ मेडिटेशन नहीं, मेथड फॉर मेडिटेशन, तो किसी विधि को अप्लाई करते हैं तो उसमें जो है इनका प्रश्न ये है कि उस समय कुछ विकार तो रहते ही हैं, और साधना बैठेंगे तो विकार, आंख बंद करते हैं और विचार चालू हो जाते हैं, विचार के साथ विकार चालू हो जाते हैं। विकार जो है ना किसी विकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। विचार का मतलब ही है जो किसी न किसी विकार का प्रतिनिधित्व करता है, अन्यथा तो उसके होने का कोई कारण था ही नहीं। उसकी जड़ें तो वहीं पर हैं, उसकी जड़ें वहीं हैं, वहीं से पुष्ट होता है, वहीं से प्रजनित होता है, विकारों से ही प्रजनन होता है इसका। विकार जो 7 चक्रों से जुड़े हुए है ना, 7 में से 6 चक्रों से, अपर चक्रा तो क्लीन है, तो जो है 6 चक्रों से जुड़े हुए विकार हैं। तो विकार जो है उनसे विचार उठते हैं, और विकार जो है वो सारे तरह तरह के विकार होते हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, है ना, तरह तरह के विकार हैं। ये विकार आंख बंद करते ही उनका प्ले चालू हो जाता है, उनका डांस शुरू हो जाता है, उनकी उदीना चालू हो जाती है, और वो क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं। किसको हैक करते हैं? कॉन्शियस माइंड को। ये जो भी विकार हैं ये सब कॉन्शियस माइंड से है। और आंख बंद करोगे जब साधना की विधि में जाओगे, उस समय तो एकदम फास्ट, एकदम शानदार तरीके से उनकी उदीर्णा होगी। मजबूत वाले निकल के आएंगे कि बोले मामला गड़बड़ है, मजबूत वाले निकलो, और तुरंत जो है छोटा मोटा जो कॉन्शियस माइंड है जरा सा, उसको हैक कर लेते है बेचारा, जरा सा फटाक से पकड़ में आ जाता है, हार जाता है ना। जब इनिशियल साधना की शुरुआत होती है, कॉन्शियस माइंड तो सबका बहुत छोटा ही होता है, सब कॉन्शियस माइंड बड़ा होता है। आज के युग में तो 2-3-4% होना ही बड़ी बात होती है। ज़ॉम्बीज़ का युग है यह, है ना, टू मच इन्फॉर्मेशन का युग है। तो जो है उस समय जब हैकिंग हो चुकी होती है, विधि में जाएंगे तो हैकिंग हो चुकी होती है, छोटा सा जो कॉन्शियस माइंड है वह भी हैक हो चुका रहता है। इसलिए उसके पहले हम कहते हैं भस्त्रिका करो।
भस्त्रिका क्यों करो? भस्त्रिका मतलब जोर जोर से श्वास लेना और फेंकना है ना। यदि श्वास जैसी चल रही है तो वैसी ही चलेगी तो क्या होगा? वह तो ऑपरेटेड है, हैक्ड है। आंख बंद करेंगे और उस ब्रीथ को हैक कर लिया जाएगा सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न के द्वारा, है ना, जो कि जिसके रूट काज कहाँ पर है? किसी न किसी चक्राव में है, किसी न किसी चक्र से संबंधित है। वह क्या है कि उस प्राण को हैक कर लेगा, और प्राण को हैक कर लेगा, है ना, ब्रीथ को हैक कर लेगा, तो कॉन्शियस माइंड का जो हिस्सा थोड़ा सा जागा हुआ है वह भी हैक हो जाएगा, वह भी हैक हो जाएगा। विचार श्रृंखला चल पड़ेगी, और बैठे बैठे साधना क्या होनी है? उल्टा पतन हो जाएगा, है ना। बैठ के तंद्रा में खो गए, विचारों में खो गए, किसी श्रृंखला को जी रहे हैं, उससे तो संस्कार पुष्ट होंगे। संस्कारों के विसर्जन के लिए विधि है, साधना है, वहाँ संस्कार पुष्ट कर रहे हैं, बात तो उल्टी हो गई। इसलिए कहते हैं भस्त्रिका करो 2 मिनट की। भस्त्रिका करोगे जोर जोर से, हैंड को शेक करते हुए, ताकि जो है प्रॉपर भस्त्रिका हो, आधे धीर ना हो, है ना। हैकिंग में वो पूरा पैटर्न बॉडी को भी कहीं ना कहीं हैक करके रखता है, साइकोसोमेटिक है ना सब। तो ऐसे जोर जोर से करोगे तो पूरे शरीर में ऑक्सीडाइजेशन हो जाएगा, जागृति आ जाएगी, है ना, और ब्रीथ जो है गहरी जाएगी। उसके बाद में जैसे अपना छोड़ भी दोगे तो ब्रीथ को हैक करना उसमें आसान नहीं रहता, फिर ब्रीथ की हैकिंग नहीं होगी, और जागृति बढ़ चुकी, होश बढ़ चुका, मतलब कॉन्शियस माइंड थोड़ा इंक्रीज हो गया। 4% होगा तो 8, 9, 10% या 15% हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड कम हो गया तो वहाँ पर आएगी ग्लिम्स, साधना की गहराई आएगी, ग्लिम्स आएगी, हो सकता है ध्यान घट जाए ना। विधि का मतलब ध्यान तो होता नहीं, ध्यान तो घटेगा, हैपनिंग है। लोग कहते हैं ना हम ध्यान करते हैं, अरे ध्यान किया नहीं जा सकता, ध्यान करते है ही नहीं। जहाँ सारे कृत्य समाप्त हो जाते हैं वहाँ पर ध्यान घटता है, यदि कृत्य समाप्त होने के साथ साथ जागरूकता भी हो, सजगता भी हो, तभी ध्यान घटेगा, तभी तो ध्यान घटेगा ना। उसको ध्यान का घटना कहते हैं, हैपनिंग ऑफ मेडिटेशन। तो वो जो है हैकिंग टूट जाती है तो वहाँ ध्यान घटने की संभावना बढ़ जाती है। उस हैकिंग को बार बार तोड़ना है। इसलिए किसी भी विधि को अप्लाई करने के पहले 2 मिनट की भस्त्रिका कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसीलिए हम भस्त्रिका करवाते हैं कि वह कर लो तो अच्छा होगा। और ग्लिम्स यदि आ गई, साधना की यदि ग्लिम्स आ गई है तो आगे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक बार यदि जान लिया, शुरुआती दौर की बात कही थी ना आपने, एक बार यदि जान लिया, ध्यान की ग्लिम्स आ गई, तो फिर विचारों में यदि खो भी जाओगे तो बीच बीच में वापस आओगे और पता चलेगा कि यह जो है गलत स्टेज थी, गलत स्टेज में हम गए थे, सही स्टेज तो हमें पता चल गई है, वह होनी चाहिए। तुलना तो मिल जाएगी, एक रिलेटिविटी तो खड़ी हो जाएगी। और यदि यह तुलना खड़ी हो गई है और यह समझ आ गई है तो गलत साधना में फंसने से बचोगे, गलत प्रैक्टिस में फंसने से बचोगे। इसलिए ग्लिम्स तो आना बहुत ज़रूरी है। निर्विचार की अवस्था कुछ समय के लिए तो आना जरूरी है। निर्विचार के यदि ग्लिम्स आ जाते हैं तो जब भी गलत विचारों की श्रृंखला में फंसोगे तो वहाँ पर अंदर का एक कोना है, अंदर की एक आवाज़ आती रहेगी कि ये साधना नहीं है, तुम साधना में बैठे हो, ये साधना नहीं है। और वह आवाज़ जो है धीरे धीरे मजबूत होती चली जाएगी, जैसे जैसे ग्लिम्स आती चली जाएगी। जैसे ही तुम विचारों में जाओगे आवाज़ एकदम आनी से शुरू हो जाएगी कि ये साधना नहीं है, तुम गड़बड़ हो। और जैसे ही ये बोध जागेगा कि साधना नहीं है, तुम किसी विचार श्रृंखला में फंस चुके हो और साधना से बाहर हो चुके हो, तो वैसे ही विचार श्रृंखला टूट जाएगी, होश वापस आ जाएगा
और इसी तरीके से धीरे धीरे जो है वह जो बेहोशी है वो बार बार टूटना चालू हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा टूटेगी, यदि कोई अपेक्षा करता हो कि मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे बस पहले दिन से ही ध्यान परमानेंट घट जाएगा, तो वह बहुत बड़ी अपेक्षा के साथ जी रहा है। और अपेक्षाओं के बाद तो डिप्रेशन आता ही है, अपेक्षाएं तो पूरी होती नहीं है ना। तो होना यह चाहिए कि अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए, और जितना होता है, जितना भी घट गया, जितना भी ग्लिम्स मिल गया, उसके लिए धन्यवाद का भाव होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। साधक को कुछ भी घट जाए तो उसके लिए धन्यवाद का भाव होना चाहिए, और कुछ ना भी हो तो साधना के लिए बैठा तो इसके लिए भी धन्यवाद होना चाहिए कि इतना तो परमात्मा ने होश बनाए रखा कि साधना के लिए हमको समय देते हैं। नहीं घटी ये अलग बात है, अपनी तरफ से चेष्टा तो कर रहे हैं, इतना तो होश बना हुआ है कि हम साधना के लिए समय दे पा रहे हैं, धन्यवाद का भाव होना चाहिए। और कोई दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड है? हाँ, ऐसे ही जैसे साधना का एंड पॉइंट है, हाँ, वो भी हमारे दिमाग में बहुत सी नासमझी से भरा हुआ रहता है कि हम मतलब क्यों, मोटिव क्या है मेडिटेशन करने का। साधना की विधि की समाप्ति होती है, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अपना विधि समाप्त हुई और फटाफट उठ करके काम धाम में लग जाते हैं, जबकि विधि सारी तैयारी है। विधि जो है तैयारी है कुछ ना करने की। विधि का मतलब तो करना है, विधि में कुछ किया जाता है। यह क्या है? नेगेटिव पार्ट है। ध्यान विधि क्या है? ध्यान का नेगेटिव पार्ट है, और पॉजिटिव पार्ट जो है हैपनिंग होगी। तो हैपनिंग में यह विधि जो है, जो नेगेटिव पार्ट है, सहयोगी होगा। तो जैसे ही विधि समाप्त होती है, तो विधि समाप्त होने के बाद तो असली चीज़ शुरू होती है। असली चीज़ शुरू होती है कि वहाँ हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं और सब कुछ घट रहा होता है, जो जैसा है वैसा घट रहा है, और उसमें परम स्वीकार है। वहाँ पर हम टांग नहीं फंसा रहे, वो टांग फंसाने की आदत वहाँ विदा हो जाती है। मेथड का मतलब क्या होता है? मेथड में हमारी जो आदत है ना कि हर जगह पे टांग फंसा देना। हमने देखा और वहाँ टांग फंसा दी। देखा तो बोले आम का पेड़, वो भी आम का पेड़, या पेड़ और फलाना अखरोट का पेड़, तो हम टांग तुरंत फंसा देते हैं। कुछ भी देखते हो, हाँ सूरज है, हाँ चंद्रमा काजू जैसा दिख रहा है, हैं? कहीं कुछ अपनी टांग फंसा ही देते। तो जो है टांग फंसाने की आदत से मुक्ति पानी, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिक्रिया। सारी ये जो विधि है, हमारी जो एक रोबोटिक हैबिट है प्रतिक्रिया करने की, उस रोबोटिक हैबिट को डिसॉल्व करना है। साधना विधियों का जो मुख्य ध्येय होता है वह यह होता है कि जो हमारी रोबोटिक प्रतिक्रिया है, उसकी आदत है ना, रोबोटिक आदत है प्रतिक्रिया करने की, वह डिसॉल्व हो जाए। तो विधि पूरी होने के बाद में कुछ ना करते हुए पड़े रहना चाहिए, कुछ नहीं करना है, ना आंखें खोलनी है, ना हिलना है, ना डुलना है, और जो हो रहा है सो हो रहा है, गुणा भाग लगाना ही नहीं है। और वहाँ विधि के बाद ऐसा होता है, यदि विधि सचमुच में अच्छी विधि है, कारगर विधि है, और हमने उसमें अपना 100% दिया है, ईमानदारी से दिया है, तो विधि के बाद में वह घटता है। क्या घटता है? कि वहाँ हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, अकर्ता घट जाता है, कर्ता विदा हो जाता है। कर्ता का मतलब है क्या है? कि वह रोबोटिक आदत, कुछ न कुछ करने की रोबोटिक आदत, वह रोबोटिक आदत जो है, उस आदत से कर्ता पैदा होता है। करने से कर्ता पैदा होता है। कर्ता कैसे पैदा होता है? करने से, और कुछ नहीं करने से कर्ता डिसॉल्व हो जाता है, विदा हो जाता है। कर्ता तो पैदा ही जब होगा ना, जब तुम कुछ करोगे नहीं तो कर्ता कहाँ से पैदा होगा? कर्ता जो है वो विसर्जित हो जाएगा, यदि है भी तो। उसकी खुराक, उसका जिंदा रहना वो कुछ करने से आता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं और बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो साधना की विधि का जो अंत है वह ऐसा है कि जो विधि है, विधि का अंत है,
उसके बाद में साधना घटती है, उसके बाद असली साधना घटती है, हैपनिंग होती है, वास्तविक साधना की हैपनिंग होती है। उस समय अकर्ता घटता है और जितनी देर तक बैठ सको ठीक है। और हमेशा ख्याल रखना कि वह प्रतिक्रिया करने की आदत कितनी डिज़ॉल्व हुई। यदि वह डिज़ॉल्व नहीं हो रही है तो साधना जो है, साधना में गति नहीं है। कुछ भी होता है हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ भी होता है प्रतिक्रिया करते हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ प्रतिक्रिया करते हैं। देखते मात्र हैं और अंदर प्रतिक्रिया घटित हो चुकी रहती है। कुछ चीज़ें हमसे रिलेटेड नहीं है तो भी हम उस पर प्रतिक्रिया करते हैं। महिलाएं करती है ना, देखते हो इसने कैसी साड़ी पहनी, देखते हो इसने कौन सा ड्रेस पहना, अरे उसने पहना सो तुम्हारा क्या लेना देना है ना। जरा जरा सी चीज़ों पर प्रतिक्रिया करते हैं। और पुरुष भी करते हैं, पुरुष का अपना हिसाब किताब है। बोलेगा इसने फलानी कार ले ली, हम पीछे रह गए, इसने कार ले ली। वो प्रतिक्रिया वाली थी ना, एक ईर्ष्या वाला क्वेश्चन था। दूसरों का अनुभव सुना, वहाँ प्रतिक्रिया दे दी, प्रतिक्रिया देने से ईर्ष्या पैदा हुई, खुद की तुलना पैदा कर ली, है ना। तो प्रतिक्रिया करने की जो आदत है यही महारोग है, यह सबसे बड़ी समस्या है। साधना का सबसे खराब पक्ष क्या है? प्रतिक्रिया करना। प्रतिक्रिया करने की ये रोबोटिक आदत यदि विसर्जित हो जाती है तो साधना तो अपने आप फलित हो जाएगी, सम्यक दृष्टि आ जाएगी ना। अब दृष्टि क्या है? दूषित है, देखते ही प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया करने के लिए क्या होगा? सबकॉन्शियस माइंड का कोई पैटर्न एक्टिवेट होगा तभी तो प्रतिक्रिया होगी ना। ऐसे ही हो जाएगी प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का मतलब है सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया और उसने पुरानी जो भी हमारे अनुभव हैं, अवधारणाएं हैं, उसके अनुरूप प्रतिक्रिया कर दिया। यह ऐसा है, यह वैसा है, यह फलाना है, ठिकाना है। उसको नाम रूप दे दिया। क्या दे दिया? नाम रूप दे दिया। उसे ससीम कर दिया, उसके सेपरेशन को क्रिएट किया। यह पेड़ है, आम का पेड़ है ना। यह पेड़ जो है फलाने का पेड़ है या सरकारी भूमि का पेड़ है। इसके आम जो है बड़े मीठे होते हैं या खट्टे होते हैं, ठीक है ना। पुराने जितने भी डेटास हैं सारे डेटास उभार के रख दिए, प्रतिक्रिया कर ली। तो सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न जो है एक्टिवेट हो, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। और उस एक्टिवेशन से सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है? उसका काम है सबको नाम रूप देना। प्रतिक्रिया करने का मतलब ये है कि उसके नाम रूप को आप तय कर रहे हो। यह अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है ना। पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधा है, मनुष्य है ना। काला है, गोरा है, जाति क्या है, यह क्या है। मनुष्य को देखते ही अपना कुछ ना कुछ उसमें गुणा भाग चालू कर देते हैं। मनुष्य को देखने से मनुष्य नहीं दिखता तो चलो वहाँ भी चलो बीमारी कम होती। मनुष्य को देखते ही सारा कुछ करते हो, किसकी जाति क्या, धर्म क्या, कहाँ का है, यहाँ का है, विदेशी है ना। काला है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है, पढ़ा लिखा दिखता है कि गंवार है, नौकरी चाकरी वाला है कि धंधे वाला है। देखते ही प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है और इतनी फास्ट होती है कि उसे तुम खुद नहीं पकड़ सकते, इतनी फास्ट होती है, बहुत तेज गति से होती है। तो प्रतिक्रिया करते ही हम उसे क्या दे देते हैं? नाम रूप, मतलब उसका सेपरेशन तय कर देते हैं। उसका सेपरेशन तय होने से क्या होता है? हमारा सेपरेशन और मजबूत हो जाता है। दूसरे का सेपरेशन तय करते हो, दूसरे का नाम रूप तय करते हो तो खुद के नाम रूप को और मजबूत करते हो, है ना। यह फलाना है, यह ठिकाना है, वह ठिकाना है, वह ठिकाना है, और यह नहीं, जो नहीं है वह मैं हूं। अपने सेपरेशन को ही तो क्रिएट कर रहे हो ना।
तो दूसरों के सेपरेशन को क्रिएट करते हुए तुम अपने सेपरेशन को मजबूत कर रहे हो, दूसरों को नाम रूप देते हुए तुम अपने नाम रूप को जो है ज़्यादा मजबूत कर रहे हो। और प्रतिक्रिया से सारी शुरुआत होती है, विषय सर्कल वहीं से शुरू होता है। यदि प्रतिक्रिया न हो तो क्या एक्टिवेट हो पाएगा कोई पैटर्न सबकॉन्शियस माइंड का? उसको तो आधार मिलेगा ही नहीं। तो सारी बीमारी की जड़ कहाँ पर है? प्रतिक्रिया। साधु कौन? जो निर्णय नहीं देता। असाधु कौन? जो निर्णय देता है, मतलब प्रतिक्रिया करता है, वह साधु है। और साधु कौन है? जो प्रतिक्रिया नहीं करता। प्रतिक्रिया नहीं करता तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा? हाँ, सबकॉन्शियस माइंड यदि एक्टिव नहीं होता है तो जो है जैसा का तैसा जाना जाता है, जो है जैसा का तैसा जाना जाता है, जो है सो है। जो है सो है मतलब परमात्मा की सबसे सुंदरतम परिभाषा है, जो हम कोशिश करते हैं। बांधा तो नहीं जाता किसी परिभाषा में परमात्मा, वह अनंत असीम बंधता तो नहीं किसी परिभाषा में, लेकिन जो जैसा है वैसा स्वीकार है। दृष्टि कैसी हो गई? निर्मल हो गई, सम्यक दृष्टि हो गई, क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं करी। तो प्रतिक्रिया नहीं करी तो संसार विसर्जित हो जाएगा। प्रतिक्रिया से संसार पैदा होता है, प्रतिक्रिया से संसार पैदा होता है। और प्रतिक्रिया नहीं करी तो परमात्मा तो है ही, सदा है, उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग है यह स्वरूप। उस परास्वरूप के होने का ढंग यह स्वरूप है। उस मेटाफिजिकल का होने का ढंग है या फिजिकल। उस मायाधिपति के होने का ढंग है या माया। तब वहां पे सारे द्वैत जो है विसर्जित हो जाते हैं। निर्मल दृष्टि से जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जाता है और सारी समस्या वहां समाप्त हो जाती है, क्योंकि वहां फिर मन की जरूरत है नहीं। मन की जरूरत तब है जब उसे कोई नाम रूप देना हो, है ना, उसे कोई नाम रूप देना हो, उसके गुण धर्मों की मीमांसा करनी हो तो मन की जरूरत है। जब प्रतिक्रिया नहीं की तो मीमांसा कैसे होगी? उसके गुण धर्म की मीमांसा की जरूरत क्या होगी? न उसकी मीमांसा होगी, न उसका नाम रूप दिया जाएगा। तब कहाँ पेड़ है? कौन सा आम का पेड़ है? कौन सी उसकी कहानी? कुछ भी नहीं है, वही है, दूसरा तो है ही नहीं। तो ये नाम रूप देने की जो आदत है, यह महानतम दुराग्रह है। सृष्टिगत रूप से एक व्यवहारिक सत्य है, लेकिन व्यवहारिक सत्य कितनी बुरी तरह से हावी हो गया है कि हम जो है जहाँ जरूरत नहीं भी है वहां भी प्रतिक्रिया देते हैं। प्रतिक्रिया करके जो है नाम रूप तय करने की कोशिश में लगे रहते हैं, मन को पुष्ट करते रहते हैं। प्रतिक्रिया रहित अवस्था होगी तो मन नहीं होगा, अमनी दशा होगी। अमनी दशा होगी तो जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं है तो कॉन्शियस माइंड जो है फुलफिल हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। और कॉन्शियस माइंड परिपूर्ण हो गया तो वह जो है मुक्ति का मार्ग है। प्रतिक्रिया रहित अवस्था में 48 मिनट बस रहना है, 48 मिनट्स प्रतिक्रिया रहित अवस्था में, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जब प्रतिक्रिया नहीं होगी तो विचार हो नहीं सकता, विकार उठ नहीं सकता। सारा विकार क्या है? रेजिस्ट करना, है ना। ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, यह विकार है। यह चाहिए, यह ऐसा होना चाहिए, आग्रह दुराग्रह, ये विकार है। सारे आग्रह दुराग्रह प्रतिक्रियाएं हैं। गौर से देखो,
प्रतिक्रिया ने ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, सारे आग्रह दुराग्रह अवधारणाएं प्रतिक्रियाएं। तो प्रतिक्रिया रहित अवस्था में यदि 48 मिनट रह जाया जाए तो परिपूर्ण मुक्ति हो गई, उसके बाद माया काम नहीं करती। तो साधना के लिए जिस भी विधि का आप उपयोग कर रहे हैं, तो उपयोग जो कर रहे हैं विधि का, मेथड फॉर मेडिटेशन, यह ध्यान नहीं है, यह विधि है ध्यान घटने के लिए। उस पे से यदि 100% दे रहे हैं, ईमानदार हैं, तो एंड में, है ना, इस विधि के एंड में अपने आप को लेट गो, छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। करना था वो कर लिया, ठीक है ना, करना जो करना था वो कर लिया, उसके बाद सारा करना छूट जाना चाहिए और प्रतिक्रिया रहित अवस्था में पड़े रहना चाहिए। कोई लोभ लालच नहीं होना चाहिए वहाँ पर, इससे यह होगा वह होगा। जो मोक्ष पाना चाहता है उसने क्या कर दिया, प्रतिक्रिया कर दी, है ना, लोभ है, लालच है। मुक्ति पानी है मतलब प्रतिक्रिया हो गई, गुणाभाग हो गया, गुणाभाग हो गया ना। कुछ जो है तय किया जा रहा है, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो सब नाम रूप का ही खेल है। यह ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो प्रतिक्रिया देते ही विषय सर्कल शुरू हो जाता है, प्रतिक्रिया देते ही दुष्ट चक्र चालू हो जाता है। तो प्रतिक्रिया रहित अवस्था में यदि 48 मिनट रह जाया जाए, और उस समय आसान होता है प्रतिक्रिया रहित होना, क्योंकि विधि तो उसी की थी। उस रोबोटिक पैटर्न के विसर्जन की विधि होती है, ध्यान घटित करने के लिए विधि नहीं होती। वो रोबोटिक पैटर्न विदा हो जाए, रोबोटिक पैटर्न जैसे ही विदा होगा ध्यान तो घटेगा ही घटेगा। और वह अवस्था जिसमें आप कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, 48 मिनट तक यदि आप उस अवस्था में बने रह जाते हैं किसी भी कारण से, गुणाभाग नहीं है 48 मिनट का, या 48 मिनट कैसे देखेंगे, और 48 मिनट क्रॉस हो जाएगा, फिर वो 55 मिनट हो कि 60 मिनट हो कि 100 मिनट हो कि 200 मिनट हो कि 400 मिनट हो, 48 प्लस हो जाएगा। 48 मिनट्स जैसे क्रॉस हो जाएंगे, उसके बाद वो हो जाए, वो घट जाए, दिन 2 दिन बना रहे, उसमें क्या दिक्कत है, उसका गुणाभाग नहीं है। तो उसके बाद तो बना ही रहता है ना, फिर बना रहे, इतने दिन बना रहे, उतनी देर, बस 48 मिनट क्रॉस होना चाहिए, उसके बाद तो बस क्रॉस हो ही गया ना। उसके बाद लौटना कहाँ है, उसके बाद लौटना कहाँ है, कहाँ लौटना है, किसको लौटना है, लौटने वाला तो बचा ही नहीं, नाम रूप तो खो गया, वो पैटर्न विदा हो गया ना। नाम रूप का मतलब है वो आदत, नाम रूप खड़ा करने की आदत, वो आदत विदा हो जाएगी 48 मिनट में, वह विदा हो गई। तो अब नाम रूप खड़ा कहाँ से होगा, नाम रूप खड़ा करने वाले हथियार तो चला गया, विसर्जित हो गया। अब नाम रूप खड़ा कहाँ से करोगे, वो छेनी हथौड़ी तो गई हाथ से, छूट गई, कहाँ गई पता नहीं, डिजॉल्व हो गई। अब नाम रूप खड़े कहाँ से करोगे। उसके बाद में व्यवहारिक सत्य की तरह हो जाएंगे, वह पारमार्थिक सत्यों की जगह नहीं लेंगे। अभी समस्या यही है कि व्यवहारिक सत्यों ने पारमार्थिक सत्य की जगह ले रखी, ढक रखा है उसे। उनका दावा यह है कि यह पारमार्थिक सत्य है, यही सत्य है ना। ये धन जो है परम सत्य है, यही तो है ना, परम सत्य हो गया ना। इसलिए तो उसके लिए सब जान छिड़कते हैं कि ये परम सत्य है, ये कभी साथ नहीं छोड़ता धन, है ना। मर जाओगे तो वो ट्रांसफर हो जाएगा उस अकाउंट में, जहाँ जाओगे उसके पहले वहाँ पहुँच जाएगा, वहाँ पहुँचते ही पासबुक पकड़ा देंगे, ये तुम्हारी पासबुक है ना, ट्रांसफर आ गया सब कुछ। ये संबंध, हाँ कंटिन्यू करो बोले, हाँ ये संबंध, बोले संबंध बिल्कुल हमारे मेरे मेरा 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 मेरा, वहाँ पहुँचोगे तो सारे संबंधी वहाँ वापस मिल जाएंगे। ऐसी कथाएं हमने सुनी है भाई। वहाँ रहते हैं तो फिर अपना वो जो रिश्तेदार आते हैं तो फिर उनके स्वागत के लिए जाते हैं, अरे तुम भी आ गए, आओ आओ आओ, हाँ मोक्ष में। वहाँ जाके वो ये जो मरते हैं तो जाके पुराने बाप दादा को ढूंढते हैं, अरे मेरे बाप दादा कहाँ बैठे हैं,
कोई तो मोक्ष में कहीं बैठे होंगे, गजब के गुणा भाग हैं, है ना। ये गुणा भाग क्या है? ये प्रतिक्रिया की आदत है, और इन प्रतिक्रियाओं की आदत में ये सारी चीज़ें जब जोड़ दी जाती हैं, स्मृति में डाल दी जाती हैं, ये बहुत बड़ी बाधा बनती है। इसलिए क्लिनजिंग की जरूरत है, क्योंकि स्मृति में ऐसे बहुत सारे पैटर्न डाले हुए हैं, वो अपनी हैकिंग करते रहेंगे। प्रतिक्रिया देते ही हैकिंग हो जाती है ना, एक्टिवेट हुआ और तुमने उसके साथ एसोसिएट किया, तो एसोसिएट करते ही पहला काम प्रतिक्रिया होती है। किसी भी संस्कार की उदीर्णा हुई और तुमने प्रतिक्रिया की, तो प्रतिक्रिया करने का मतलब है कि तुमने एसोसिएट कर लिया। तुमने एसोसिएट करते ही जो है उसको अपनी हैकिंग खुद दे दी, अपने पासवर्ड खुद ही दे दिए। ये लो भैया पासवर्ड उसे मिल गया, तो उसे तो प्ले करना ही करना है फिर। हाँ, फिर तो लंबा प्ले, अपना पूरा एक्टिवेट होगा वह पैटर्न। अपने दूसरे भाई बंधुओं को बुला लेगा, बोले भाई अब बड़ा प्लेग्राउंड है, आ जाओ तुम भी, 2 4 5 मिल के प्ले करते हैं, 10 20 मिल के प्ले करते हैं, है ना। फिर श्रृंखला चल जाती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इररिलेवेंट श्रृंखला चलती है। रिलेवेंट कहीं है ही नहीं, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो प्रतिक्रिया करने का जो पागलपन है, बेहोश पागलपन है, वह रोबोटिक आदत, मतलब बेहोश पागलपन हुआ। बेहोशी है तभी तो रोबोटिक हुआ ना, होश में तो हो ही नहीं सकता। होश में करोगे तो देखोगे यार मैं कर क्यों ना हूं, क्या जरूरत है। तो रोड के किनारे कोई बोर्ड लगा हुआ है एडवर्टाइजमेंट का, उसे पढ़ लिया है, दोबारा जाते वक्त फिर पढ़ते हो, तिबारा फिर पढ़ते हो, हमेशा पढ़ते हो। जरूरत क्या है भाई उसको देखना, उस पर रिएक्ट करना। अब क्या करें, बोले घर के पास ही बोर्ड लगा है, अब जाते हैं तो नजर पड़ ही जाती। वो जाते जाते वहाँ सड़क के किनारे घर से निकलते हैं तो एक दुकान पड़ती है, दुकान पे देख करके आज क्या ग्राहक कम है, आज ज़्यादा है, आज ऐसा दिख रहा है, आज वैसा दिख रहा है। प्रतिक्रिया हो ही जाती है। अड़ोसी पड़ोसी को देखते हुए जाते हैं, उसे प्रतिक्रिया करते हुए निकलते हैं, घर से निकलते हैं। तो अखबार के गंदे पेपर के टुकड़े पर पकौड़ा लाके खाएंगे, उसके बाद उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, वो जो सड़क की वो दुकानें होती है ना, क्या बोलते हैं, स्ट्रीट फूड में वो अखबारों में दे देते हैं। वो खाते खाते अखबारों में थोड़ा पढ़ने भी लगते हैं किसमें लिखा क्या है। तो प्रतिक्रिया करने की जो आदत है, यह रोबोटिक आदत को देखना है, यही बेहोशी है। इस आदत को यदि विसर्जित कर दिया 48 मिनट तक बस प्रतिक्रिया रहित हो गए, तो बात बन जाती है। फिर दोबारा इस रोबोटिक पैटर्न में नहीं फंस पाओगे। मुश्किल काम है, 1 मिनट भी बहुत मुश्किल काम है, कुछ सेकंड भी बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि सारा लालन पालन और सारा जो विकास है बस ऐसा ही है, प्रतिक्रिया से ही है। बड़े गौर से देखोगे ना, सुबह से शाम तक कितने बार प्रतिक्रिया कर देते होगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे। लाखों बार प्रतिक्रिया करते हो, लाखों बार, 1 घंटे में लाख बार प्रतिक्रिया कर देते हो। इतना फास्ट होता है यह, इसे पहचानना मुश्किल होता है। प्रतिदिन लाखों बार प्रतिक्रिया करते हो। कहीं देखते हो, एक बार देखा और वहां कम से कम 1000-2000 प्रतिक्रिया हो जाती है। एक नज़र कहीं देखते हो तो 1000-2000 प्रतिक्रियाएं घट जाती हैं, इतना फास्ट होता है। सारी वहां की मीमांसा कर डालते हो कि कहाँ क्या है, कैसा है, क्यों है। इस आदत को विसर्जित करना है। यह आदत विसर्जित हो गई तो साधना पूरी हो गई, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। तो जब भी एंड होता है तो विधि अपना काम कर चुकी होती है, तो उसके बाद कुछ न करते हुए बैठे रहना,
कुछ नहीं करना है, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। जानने के लिए प्रयास नहीं करना, एफर्टलेस नोइंग, कंसंट्रेशन नहीं करना, है ना। उसको कैटेगराइज नहीं करना, कैटेगराइज किया मतलब प्रतिक्रिया हो गई, एनालाइज किया मतलब प्रतिक्रिया हो गई, इसको डिफाइन किया मतलब प्रतिक्रिया हो गई। कुछ नहीं करना है, सब हो रहा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है, हमें कुछ बदलना नहीं है। यही तो लेसन है, इसी लेसन के लिए तो धरती पे आए हो कि सब हो रहा है। तुम होते कौन हो बीच में टांग फंसाने वाले भाई? तुम भी तो हो ही रहे हो। तुम कहते हो नहीं मैं नहीं हो रहा हूं, और जो हो रहा है सो मैंने टांग फंसानी, ऐसा नहीं ऐसा हो, ऐसा नहीं वैसा होना पड़ेगा, वहां जाके टांग फंसा रहे हो। अरे तुम भी हो ही रहे हो। बोलते नहीं नहीं मैं नहीं हो रहा हूं, मेरा ढंग अपना है, मैं कुछ स्पेशल हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं और बाकी लोगों को मेरे हिसाब से चलना चाहिए, टांग फंसाओ, ऐसा नहीं ऐसा। वही समस्या है। और लेसन इसी बात का लेसन है कि टांग फंसाने की आदत से मुक्ति पाओ। सब हो रहा है, अपने से हो रहा है और अपने से जाना भी जा रहा है, स्वभावतः, वो स्वभावगत है जानना। उसके लिए तुम्हें किसी चेष्टा और प्रयास की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, वह जाना जाता है, वह स्वभाव है, स्वभावगत है। यही सीखना, इस सीखने के लिए तो हो यहाँ पर। क्यों बार बार फेंक दिया जाता है धरती पर? स्कूल का बस्ता क्यों पकड़ा दिया जाता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय शुरुआती है। सीखना यह है कि प्रतिक्रिया नहीं करनी है ना। ए फॉर एप्पल यानी मामला गलत हो गया ना, कि यह एप्पल है, ये कश्मीर का है कि हिमाचल का एप्पल है, खट्टा है कि मीठा है, सस्ता है कि महंगा है। प्रतिक्रिया नहीं करनी है, प्रतिक्रिया की और फंसे, तब फिर संसार में काम कैसे चलेगा? तब जो है जो जरूरी प्रतिक्रियाएं हैं वह कर ली जाएंगी। मतलब मन का जहां जितना उपयोग होना चाहिए उतना उपयोग कर लिया जाएगा, एक मैकेनिज्म की तरह। वो पागल उपयोग बंद हो जाएगा। अभी मन जो है एक पागल उपयोग है, मन एक बड़ा पागल उपयोग है, बिल्कुल पागलों की तरह एक्टिवेट है। उसकी स्पीड जो है, कहते हैं ना, ऐसे कहावत में कहा जाता है कि सभी विमानों से ज़्यादा मन की स्पीड है, मन के बराबर किसी भी विमान की स्पीड नहीं है। वह जो है एक क्षण में सैकड़ों प्रतिक्रियाएं दे देता है और हमें हिसाब भी नहीं रहता। हिप्नोटिज्म में ले जाओ और हिप्नोटाइज करके जो है उसे हिसाब किताब मांगो कि इस समय क्या हुआ था, क्या क्या है, तुम्हारे क्या क्या अनुभव हैं। तो अनुभव जो बताएगा वो इतने ज़्यादा अनुभव हैं कि आश्चर्य होगा। वैसे उससे पूछोगे तो नहीं बता पाएगा, नहीं कुछ तो नहीं हुआ था, बस ऐसे कुछ था, बैठे हुए थे वहाँ। और ले जाओ हिप्नोटिज्म में, उसको हिप्नोटाइज करके ले जाओ, उस समय क्या क्या घटा था, इतने ब्यौरे देगा, किताबें छोटी पड़ जाएंगी, कापियाँ छोटी पड़ जाएंगी लिखते लिखते। ऐसा था, वैसा था, यह घटा, वह घटा, इतनी बारीक बारीक चीज़ें बताएगा। बोले नहीं वहाँ तो कोई आवाज़ नहीं थी, उससे पूछो हिप्नोटिज्म में ले जाके, बोले यह भी आवाज़ थी, यह भी आवाज़, 50 आवाज़ें गिना देगा, इतने प्रकार की आवाज़ें चल रही थी, पीछे ये था, आगे ये था, फलाना ये था, वहाँ सब बताएगा। ऐसे तो दायरे में देखता है, वैसे सब बताएगा कि वहाँ क्या क्या था, कैसा था, क्यों था। इतने ब्यौरे देगा, इतने ब्यौरे देगा कि कापियाँ छोटी पड़ जाएंगी, भर जाएंगे रजिस्टर। छोटी सी अल्पावधि का कुछ घंटे आधे घंटे का हिसाब मांग लो डिटेल में, देखो कितना लंबा हिसाब देता है। ऐसे पूछोगे नहीं कुछ नहीं हुआ, फालतू बैठे थे यार, और कुछ था ही नहीं वहाँ, घंटा भर वहीं पास कर दिया, क्या हुआ? बोल कुछ नहीं हुआ। और हिप्नोटाइज करके पूछोगे तो बताएगा, ढेर सारे हिसाब किताब बता देगा। मतलब कितनी प्रतिक्रियाएं होती हैं, कॉन्शियस के पकड़ में आती नहीं है। उतनी प्रक्रियाओं से वो सारे जो पैटर्न है सबकॉन्शियस माइंड के अपडेट हो रहे हैं, लगातार अपडेट होते रहते हैं।
करना विसर्जित है, होते अपडेट है, नए नए बनते भी रहते हैं। प्रतिक्रिया करोगे किसी चीज पर तो वहां तो पैटर्न अपडेट होगा या कोई नया बनेगा। और करना साफ है, इन्हें मजबूत नहीं करना, वो अपडेट हो रहे हैं लगातार। अगला प्रश्न। ये तीसरे क्वेश्चन, वैसे तो क्वेश्चन तो नहीं है, उसके बारे में आपसे केवल जानकारी चाहिए थी और आपने बहुत कुछ तो ये अभी आंसर में ही बता दिए, फिर भी मैं पूछ लूँ कि ये जो 48 मिनट का स्टेज तो अभी जिसका नहीं आया है और सेकंड स्टेज यानी पैसिव स्टेज से साधक उठा है, उसके बाद उसको जो भाव दशा निर्मित हुए उसके अंदर, उसको जितनी हो सके लंबी देर तक मतलब कांस्टेंस रखने के लिए उसको क्या क्या करना चाहिए, या उसको खंडित न हो देने के लिए? इंटेंस मेडिटेशन के अलावा जो करने जैसा है वो हम शुरू से ही बता रहे हैं। होश से चलो, होश से खाओ, होश से पियो, बातचीत में होश रखो, काम धाम होशपूर्वक करो, पूरी दिनचर्या में पूरे सब में होश को समाहित करते चलो जितना हो सके तो, है ना। क्योंकि तुम जो कुछ करते हो रोबोटिक करते हो। तुम्हारा चलने का ढंग रोबोटिक है, उठने का बैठने का ढंग रोबोटिक है, स्नान करने का ढंग रोबोटिक है, भोजन करने का ढंग रोबोटिक है। कुछ लोग हैं गप 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 2-3 मिनट में सब साफ, रोबोट की तरह। रोबोटिक पैटर्न है, सारे पैटर्न्स तोड़ने पड़ेंगे, प्रतिक्रिया के ढंग जो है तोड़ने पड़ेंगे, सारे पैटर्न तोड़ने पड़ेंगे। तो उनको तोड़ने का ढंग क्या है? होश से, धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे हो, तो धीरे धीरे करो, धीरे धीरे। बुद्ध इसलिए क्या है संक्रमण करवाते थे, तो क्या धीरे धीरे चलो और जानते रहो। जो शरीर का मूवमेंट हो रहा है सब पूरे मूवमेंट को जानते रहो। परिभाषा नहीं देना चाहिए कि मेरा दायां पैर उठा, मेरा बायां पैर उठा, है तो गुणा भाग हो गया। गुणा भाग नहीं लगाना है, जो जैसा हो रहा है उसको जैसा का तैसा जानना, बगैर गुणा भाग के। तो इससे क्या है कि होश बढ़ता चला जाएगा, रोबोटिक पैटर्न टूटते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे, टूटते चले जाएंगे। तो फिर प्रतिक्रिया रहित होना सीख जाओगे, प्रतिक्रिया रहित हो जाओगे, प्रतिक्रिया रहित 48 मिनट हो जाएंगे, बात बन जाएगी। तो हमारे हाथ में तो क्या है? तंत्र है। हमारे हाथ में क्या है? तंत्र। तंत्र का मतलब क्या होता है? तुम जहाँ खड़े हो, तुम जैसे हो, और तुम्हारे हाथ में है। मैं ऐसा हूँ, मैं बेहोश हूँ तो हूँ, है ना। मेरे पास यह ऐसा है तो है, यह बेहोशी है तो है, इतनी बुराई है तो है, यह है तो है। पहले स्वीकार करो, जहाँ जैसे हो अपने आप को स्वीकार करो। यत्र, है ना, तुम्हारा तन जहाँ पे खड़ा है, तुम जहाँ पे खड़े हो, मैं शरीर हूँ तो शरीर हूँ, अभी शरीर से जुड़ा हुआ हूँ। किसी कल्पना में मत जाओ कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। क्या पागलपन में पड़े हो? सीधे सीधे बोलो मैं शरीर हूँ, है ना। अरे शरीर मरने वाला, मतलब मैं मरने वाला हूँ तो मुझे पता नहीं है, मैं मरने वाला हूँ और कभी भी मर सकता हूँ क्योंकि मैं शरीर हूँ। आत्मा जैसी कोई चीज़ बोली जाती है, मुझे तो पता नहीं आत्मा क्या होती, मैंने तो देखी नहीं आत्मा, है ना। मैं शरीर के बोध को जानता हूँ तो मैं शरीर हूँ और मैं मरूंगा क्योंकि मैं शरीर हूँ, और यह ऐसा मैं बेहोश हूँ, इस प्रकार का हूँ, जैसा हूँ उसे स्वीकार करो। स्वीकार करोगे तो यहीं हो जाओगे, हियर एंड नाउ हो जाओगे। हियर एंड नाउ हो जाओगे तो होश बढ़ने लगेगा। होश बढ़ने लगेगा तो जो जैसा कर रहे हो उसमें सब में होश जुड़ जाएगा, सारे कृत्यों के साथ होश जुड़ जाएगा। होश ही तो जोड़ना है, करना क्या है? होश पूर्वक रहोगे, जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा, तो प्रतिक्रिया होगी नहीं, प्रतिक्रिया की जरूरत ही नहीं है। हियर एंड नाउ में कहाँ की प्रतिक्रिया की जरूरत है? ऐसा होना चाहिए, मतलब भविष्य को घुसाओगे तो प्रतिक्रिया होगी।
वह गलत हुआ था, मतलब भूतकाल को घुसा दिए, है ना। भूत और भविष्य को घुसा रहे तो वहाँ समस्या पैदा हो रही है, और भूत और भविष्य को नहीं घुसा रहे हो तो हियर एंड नाउ। हियर एंड नाउ का मतलब वर्तमान नहीं होता। वर्तमान तो भूत और भविष्य दो हाइपोथेसिस के बीच के तीसरी हाइपोथेसिस हो गई, दो परिकल्पनाओं के बीच की तीसरी परिकल्पना हो गई, जो उन दोनों को बैलेंस कर रही है। तीनों ही झूठ हैं। हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ जो जैसा हो रहा है वह जाना जा रहा है, वह जाना जा रहा है तो बात बनने लगती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है। प्रणाम गुरु जी। साधक को साधना के समय के में वैराग्य से व्यावहारिक आलस्य आ जाता है, उसको कैसे संतुलन किया जाए साधना के समय? साधना काल में बहुत स्वाभाविक है, साधना में उतरता ही वह है जिसको थोड़ा थोड़ा वैराग्य जागता है। वैराग्य के जागने से ही साधना की शुरुआत होती है, और साधना जैसे जैसे गहराती है तो वैराग्य बहुत सघन होता है। अब वैराग्य बहुत सघन होता है तो व्यवहारिक जगत जो है इम्बैलेंस होने लगता है। स्वाभाविक है, होगा ही। नौकरी चाकरी का मन नहीं होगा, धन कमाने का मन नहीं होगा, संबंधों को निभाने का मन नहीं होगा। फलाने रिश्तेदार की शादी है, होगी उसकी शादी, करना क्या है हमें? खुद कर रहा है, खुद भोगेगा, उसके मजे भी खुद भोगेगा, दुख भी खुद भोगेगा। हमें क्या लेना देना, हम क्यों जाएं, है ना। ये ऐसा हो रहा है, क्या क्या करना क्या है? तब दिखेगा ये व्यर्थ है, मैं व्यर्थ में क्यों फंसूं, मैं व्यर्थ के प्रपंचों में मैं फंसूं क्यों? उसे देखने लगेगा ना कि क्या पागलपन है, मैं क्यों फंसूं इसमें में। तो वैराग्य बोध जागेगा तो व्यर्थ की चीजें घटती जाएंगी, है ना। वैराग्य बोध सघन हुआ तो बोले शादी में जाऊंगा, शादी में जाऊंगा तो 50 लोग मिलेंगे, 50 लोग अपना गार्बेज मेरे सिर पे डालेंगे। गार्बेज से मुक्त होना है, नया गार्बेज लेने के लिए क्यों जाऊं? वो अच्छा खाना मिलेगा, खाने से ज्यादा तो गार्बेज मिलेगा। वो अच्छा खाना बोलते हैं, वो जाके पेट ही खराब करने वाला है। शादी का खाना कौन सा सुधार करने वाला है? वो अभी गार्बेज, और ऊपर से जो वो खतरनाक गार्बेज पड़ेगा, 50-100 लोग जो गार्बेज डालेंगे, दिखेगा ना। वहां जाके बोले फटाके फूटेंगे और जो है खूब गंदी बास निकलेगी उनकी, और वो फेफड़ों में जाएगी, है ना। घोड़ों के पीछे सब चलेंगे और अपना जो है धूल उठेगी और फेफड़ों में जाएगी। इस पागलपन में पढ़ना क्यों है? वैराग्य बोध के साथ में राइट इंटेलिजेंस जागता है। व्यर्थ व्यर्थ की तरह दिखने लगता है, व्यर्थ की तरह दिख रहा है तो उसको काहे के लिए करोगे भाई? यदि व्यर्थ व्यर्थ की तरह नहीं दिख रहा है तभी तो तुम उसे जो है सार्थक दिख रहा है कि नहीं, रिश्ते बचाने जरूरी हैं, ये बचाना जरूरी है ना। व्यवहारिक पक्ष ये संभालना जरूरी है, मतलब वो सार्थक है, अभी व्यर्थ नहीं हुआ है, अभी व्यर्थ नहीं हुआ है ना। तो जब वैराग्य बोध सच में जागेगा तो फिर अपना तो लोगों ने तो घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, सब छोड़ दिए। वैराग्य इतना सघन हो गया, है ना। छोड़ दिए नहीं, छूट गए उनसे। दिखता है कि व्यर्थ है। अपने घर वालों को कोई चीज समझाओ, समझते हैं कोई चीज? वो बोलते हैं कि तुम सब बुद्धिमान हो, उसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो कि मैं अपनी साधना करता हूं, उस समय डिस्टर्ब नहीं करना। बोलते साधना करने बैठा उस समय ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, उस समय ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे। तो वैराग्य बोध तो जागेगा ही जागेगा। साधना करोगे तो वैराग्य बोध जागेगा, वैराग्य बोध जागेगा तो साधना और बढ़ेगी, साधना और गहरे जाओगे साधना में। कि बाहर तो सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, साधना में सार है, बोले साधना में और गहरे जाओ, और गहरे जाओगे तो और वैराग्य बोध जागेगा कि यह भी व्यर्थ, यह भी व्यर्थ, यह भी व्यर्थ। लेकिन कुछ व्यवहारिक सत्य हैं, है ना। वह व्यवहारिक सत्य हैं तो उसको भी समझना जरूरी पड़ता है।
क्योंकि व्यवहारिक सत्य कुछ इतने खतरनाक हो चुके हैं कि उसके बगैर काम चलता नहीं है। धन एक व्यवहारिक सत्य है ना। अब लंबी यात्रा पे जाना है, साधना शिविर में जाना है, तो साधना शिविर भी किसी जगह पे करोगे तो उस जगह का तो खर्चा होगा ना, खाओगे पियोगे वहाँ का खर्चा होगा ना, तो दुनिया भर के खर्चे। तो उसको तब वहाँ पर जो है इन दो व्यवहारिक जगत और पारमार्थिक जगत के बीच का बैलेंस, क्योंकि पारमार्थिक जगत को किसी प्रकार से पाना है, परमार्थ को फलित करना है। उसको फलित करने में यदि बाधा कोई चीज बन रही है, व्यवहारिक जगत से आती है, तो उतना तो निभा लेना पड़ेगा। तब वो रिश्तेदार का कोई खास वो मतलब नहीं है, लेकिन इतना तो मतलब है कि भाई ये जो है घर वाले हैं, मनी दे देते हैं, इसकी जरूरत है, तो उतना तो निभाना ही पड़ेगा, निभाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उस साधना में सहायक है। थोड़ा तो झेलना पड़ेगा, झेलने से भी चलो ठीक है, उसको झेल लेते हैं। ये झेलते हुए जानेंगे कि जबरदस्ती व्यर्थ की बात कर रहा है, फंसा हुआ है, और यह माया है, यह व्यर्थ है। व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जानते भी रहेंगे, झेलते भी रहेंगे। झेलने से और पुख्ता होगा कि यह व्यर्थ है, उसको हम और अच्छे से भोगेंगे, और अच्छे से भोगेंगे तो इसकी व्यर्थता और ज़्यादा पता चलेगी। लेकिन उसे निभाना है, मजबूरी है, तो ठीक है, उतना निभा लेते। क्यों निभाना क्यों है? क्योंकि भाई आगे जो साधना होनी उसमें ये सहयोगी भी है ना। तो व्यवहारिक सत्य फिर उतना ही निभाया जाता है जितना जरूरी हो, जितना जरूरी हो साधना के लिए ही, आगे की साधना के लिए जितना जरूरी है उतना व्यवहारिक सत्य निभाया जाता है। क्योंकि आज का युग ऐसा है ना, इस युग में तो सर्वाइवल थोड़ा ज़्यादा टफ है ना, ज़्यादा टफ हो गया है सर्वाइवल। तो सर्वाइवल में जो सहयोगी हो उनके साथ में थोड़ा क्या, कौन सा, नौटंकी वाला जीवन है, नौटंकी वाला जीवन है ना, अभिनय वाला जीवन, अभिनयपूर्ण जीवन जिया जाता है। लेकिन सबके साथ जीना ऐसा जरूरी नहीं है। जो एकदम से व्यर्थ है, जिसे काटा जा सकता है, उसे तो काट ही देना चाहिए, कट ही जाएगा वह दांव तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बैलेंस तो जरूरी है। एकदम से अपना बोले छलांग मार दी कि नहीं मैं तो घर छोड़ दिया जी, अब तो मैं साधु हो गया, अब मैंने तो नहीं आना है, पहुंच गए कहीं पर भी। उसके बाद बोले रहने का ठिकाना, वो कहीं आश्रम में गए तो आश्रम ने कहा कि ये काम करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तब रहने देंगे। वो कर रहे हैं, उससे फिर अपना वहाँ रहते रहते बोलता है इससे अच्छा तो साला वहीं थे, इससे कम ही काम करना पड़ता था, जेब में कुछ आ भी जाता था तो अपनी छुट्टी भी तय कर सकते थे, यहाँ तो छुट्टी भी नहीं मिलती है। वहाँ तो वह पूरा विज्ञान सिखाया नहीं जा रहा है ना। किसी आश्रम में पहुंच गए तो वह काम तो काम की तरह किया जाता है, कार्य ध्यान की तरह तो सिखाया नहीं जा रहा है। और साथ में दूसरी ध्यान साधना, असली साधना तो दी जा रही कि नहीं दी जा रही, वो भी उसकी भी गारंटी नहीं है। वहाँ की पॉलिटिक्स का गार्बेज आ जाएगा। हाँ, फिर वहाँ की पॉलिटिक्स, आश्रम में बड़ी पॉलिटिक्स होती है। यदि कोई सदगुरु मौजूद है, शास्त्रा मौजूद है, तो उसकी मौजूदगी में सब कुछ सही चलता है ना। और शास्त्रा की मौजूदगी के बाद में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है ना। बहुत सारे हो गए ना, अभी देख ही रहे हैं, जहाँ जहाँ चले गए उनके जाने के बाद क्या है, ओशो गए तो ओशो के जाने के बाद क्या है, देखो ना, है कुछ, सब गड़बड़ा गया ना। ऐसे बहुत सारे गए, बहुत सारे शास्त्रा नहीं रहे, वो न रहने के बाद क्या स्थिति वहाँ की, दुर्गत है, दुर्गत। मतलब वहां जाकर के और पता नहीं होना है, ऐसी कंडीशनें हो गई हैं। उत्थान की तो बात दूर होगी, पतन हो जाता है, ऐसी स्थितियां हो गई। बहुत सजग रहना होता है साधक को। तो उत्तेजना में यदि कोई निर्णय ले लिया ना कि बस साधना ही है,
जब जेब की गर्मी खत्म हो जाएगी तो सारी चीज़ें हवा हो जाएंगी, क्योंकि धन सबसे बड़ी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है अभी, उसके ऊपर पत्ता नहीं हिलता। साधु है, कैसा भी साधु है, ट्रेन में बैठा है, टिकट नहीं है उसके पास, तो मामला गड़बड़ है ना। वो आके खड़ा हो जाएगा, इतना जुर्माना भरना पड़ेगा। अभी तुम साधु हो या क्या हो, कोई मतलब नहीं है। यात्रा करनी है तो पहले टिकट चाहिए। तो व्यवहारिक सत्य बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता। वह बैलेंस जो है बना कर खुद बनाना पड़ेगा, उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। फाइनेंशियल रिटायरमेंट यदि प्रॉपरली तय कर सकते हो तो बात अलग है। फाइनेंशियल रिटायरमेंट यदि प्रॉपर तरीके से तय कर सकते हो तो बात, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कैसे भी निर्णय ले सकते हो, कहीं भी स्विच कर सकते हो। जमा तो ठीक, नहीं जमा तो आगे चले, भटकना चालू किया। तो बैलेंस जो है, बैलेंस अपने विवेक से ढूंढ लेना चाहिए, ढूंढना तो पड़ेगा। बाकी सभी व्यर्थताओं को ढोने की जरूरत नहीं है। सभी व्यर्थताओं को ढोगे तो विकास होगा कहां से? कौन कौन सी व्यर्थता काटी जा सकती है उसको तो काट ही देना चाहिए, और जो नहीं काट पा रहे उसके विकल्प ढूंढ लेना चाहिए कि उसके विकल्प हाथ में मिल जाए तो यह भी टल जाए, यह भी टल जाए, यह भी टल जाए। तब जाकर बात बनेगी। और वैराग्य बोध को तो सघन होना ही चाहिए। वैराग्य बढ़ता जाएगा तभी साधना में गहराई आएगी, नहीं तो गहराई आ नहीं सकती। साधना की गहराई जो है वैराग्य बोध बढ़ने पर ही आएगी, और उसके बाद जो साधना की गहराई आएगी तो उससे बाहर आओगे तो वैराग्य बोध और बढ़ चुका होगा। वैराग्य बोध और बढ़ेगा तो साधना की गहराई और बढ़ जाएगी। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और बाद में अंततः फिर एक ऐसी स्थिति आएगी जिसमें वीतरागता होगी। ना राग होगा ना विराग होगा, वीतराग। सब में प्रतिष्ठित हो गए। सब में प्रतिष्ठित कब हो गए? जब वह घटना घट जाएगी, है ना, जब प्रतिक्रिया रहित हो चुके हो गए तो वह सम की स्थिति आ जाएगी। सम की स्थिति आ जाएगी तो वीतराग। सभा समाप्त की जाए आज की।